हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज अचीव करेंगे, गेन करेंगे। आज जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स ऐसे मानो कि किसी भी बिल्डिंग के लिए जिस तरह से बेस जितना ज़रूरी है, उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर की जानकारी के लिए आपको ये सभी बेसिक जानकारी होना आपके पास ज़रूरी है। और ये जो बेसिक जानकारी है इसका संबंध सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कोई भी हो, या रीड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है द 5 लेवल्स। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे मॉर्फीम की, उसके बाद वर्ड, उसके बाद फ्रेज, उसके बाद क्लोज और उसके बाद सेंटेंस। मित्रों, मैंने ये एहसास किया, ये महसूस किया कि बिना बेसिक जानकारी के अगर हम सीधे किसी टॉपिक में घुसते हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके बारे में कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है। फिर वो उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते और पूरे टॉपिक के कंप्लीट होने तक कंफ्यूज होते रहते हैं। जिस तरीके से ये टॉपिक जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, वर्ड और मॉर्फीम, ये सभी टॉपिक्स आपके इंग्लिश ग्रामर के जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उन सब में बहुत उम्दा रोल अदा करते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम इन 5 टॉपिक्स को कवर अप करते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले है मॉर्फीम। जहाँ तक मॉर्फीम की डेफिनेशन की बात है, अ मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन हैव अ मीनिंग। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ वर्ड। अगर सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो किसी भी एक शब्द में जो सबसे छोटा यूनिट है, मीनिंगफुल सबसे छोटा यूनिट है, उसको हम मॉर्फीम बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अनब्रेकेबल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। अनब्रेकेबल, इसमें अन एक अलग मॉर्फीम है, ब्रेक एक अलग मॉर्फीम है और एबल एक अलग मॉर्फीम है। इस तरीके से इस सेंटेंस में 3 मॉर्फीम है, इस वर्ड में 3 मॉर्फीम है। तो किसी भी वर्ड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटा यूनिट होता है और वो मीनिंगफुल होता है, उसको हम मॉर्फीम बोलते हैं। मॉर्फीम 2 प्रकार की होती है, एक होती है फ्री मॉर्फीम और दूसरी होती है बाउंड मॉर्फीम। जो मॉर्फीम अपने आप अकेले स्टैंड होकर के अपनी मीनिंग कन्वे करती है, मीनिंग बता देती है, उसको हम फ्री मॉर्फीम बोलते हैं। जैसे ईट, डेट, वीक, ये सब फ्री मॉर्फीम के एग्जांपल्स हैं। इसके साथ ही साथ जो दूसरी मॉर्फीम है वो बाउंड मॉर्फीम है। ये अकेली स्टैंड नहीं कर सकती, इसकी अकेले की कोई मीनिंग नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे वर्ड है वीकली, साप्ताहिक। वीकली जो वर्ड है उसमें वीक वर्ड है, वो फ्री मॉर्फीम का एग्जांपल है, और ly जो ली वर्ड है लास्ट में, वो आपका बाउंड मॉर्फीम का एग्जांपल है। इस तरीके से ये बेसिक जानकारी मॉर्फीम के बारे में यहाँ दी गई है। मॉर्फीम वर्ड का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसकी अपनी एक मीनिंग होती है। मॉर्फीम 2 प्रकार की होती है, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। जो मॉर्फीम अपनी मीनिंग अपने अकेले स्टैंड होकर के कन्वे करती है उसको फ्री मॉर्फीम बोलते हैं, और जो मॉर्फीम फ्री मॉर्फीम के साथ लग कर के उसका मीनिंग बदलती है उसको हम बाउंड मॉर्फीम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने वीक से वीकली, वीक फ्री मॉर्फीम का एग्जांपल है और वीकली में ly जो है वो बाउंड मॉर्फीम का एग्जांपल है। तो इस तरीके से ये मॉर्फीम जो है ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट होती है, सबसे छोटा मीनिंगफुल पार्ट होता है एक वर्ड का। यहीं से अपनी अंग्रेजी ग्रामर की शुरुआत होती है। अब हम अगला जो अपना टॉपिक है, अपना अगला जो विषय है वो है वर्ड। वर्ड तो आप सभी जानते हैं, हिंदी में जिसको शब्द बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ वर्ड इज़ अ लेटर ऑफ और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। एक शब्द एक अक्षर या अक्षरों का एक समूह है जिसकी अपनी एक मीनिंग होती है जब हम इसको बोलते हैं या लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये एक सिंगल अक्षर से भी एक वर्ड बन सकता है और
दो चार वो अक्षर मिलकर के भी एक शब्द बना सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ यहीं पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये है अवार्ड इज अ लेटर, अवार्ड इज अ लेटर है। अब इसमें अ जो है ये यहाँ पे एक वर्ड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये सिंगल लेटर होते हुए भी एक मीनिंग दे रहा है अपने को। अ मतलब एक, वर्ड मतलब शब्द, एक शब्द, तो यहाँ पे अ जो है एक वर्ड की तरह काम कर रहा है। तो एक वर्ड में आपके पास में सिंगल लेटर का वर्ड भी हो सकता है और एक से अधिक लेटर का वर्ड भी हो सकता है। तो एक लेटर, एक से अधिक लेटर्स मिलकर के जब कोई मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन अपने को देते हैं तो हम उसको वर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डॉग, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, राइट, रीड इत्यादि। तो हमने वर्ड को वैसे भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो लेवल है वो है फ्रेज। अपना जो अगला टॉपिक है वो फ्रेज है। फ्रेज में इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस a concept and is used as a unit within a sentence, या फिर a sequence of two or more words arranged in a grammatical construction and acting as a unit in a sentence। अब इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। एक फ्रेज जो है वो शब्दों का एक समूह है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। ये एक लंबे वाक्य का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, एक ग्रामेटिकल यूनिट होती है। इसकी एक मीनिंग होती है, लेकिन इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। एक सेंटेंस में एक मीनिंग देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इट वाज ए स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम। मित्रों, आप यहाँ पे फ्रेज और क्लोज, जो आने वाला अगला जो अपना टॉपिक है वो क्लोज है, तो फ्रेज और क्लोज दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो इसको समझने के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस है। तो बड़े ध्यान से आप इसको सुनिए, फ्रेज और क्लोज का डिफरेंस भी आपको पता चलेगा और फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, वो भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं। इट वाज ए स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अ स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम। ए स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम जो वर्ड यहाँ पे इस सेंटेंस में दिया है हमने, इसमें ए स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम ये शब्दों का समूह है जिसकी एक मीनिंग है। इट वाज ए स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम, ये एक कहानी जो कि काफ़ी प्राचीन है, बहुत काफ़ी पुरानी कहानी है, समय से भी पुरानी कहानी है। तो इस वाक्य में ये इसका मीनिंग आ रहा है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंड जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपका फ्रेज है। दूसरा एग्जाम्पल है टू डोनेट टाइम और मनी इज़ एन ऑनरेबल थिंग। इस सेंटेंस में टू डोनेट टाइम और मनी जो अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपका फ्रेज है। अब फ्रेज के कई प्रकार होते हैं। फ्रेज को मुख्य रूप से 8 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जैसे नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, जीरंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज। जब हम फ्रेज को डिटेल से अलग से टॉपिक लेंगे तो हम ये सभी प्रकार के फ्रेजेस के बारे में जानकारी लेंगे। अब यहाँ पे जो दो एग्जांपल दिए हैं, इट वाज ए स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम, इसमें जो फ्रेज यूज हुआ है वो नाउन फ्रेज है। और टू डोनेट टाइम और मनी इज़ एन ऑनरेबल थिंग, यहाँ पे टू डोनेट टाइम और मनी ये जो फ्रेज है ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, अगले टॉपिक में हम इसको, जब फ्रेज का सेपरेट टॉपिक पूरा करेंगे, कवर करेंगे, तो इसको हम सीखेंगे। अगला जो टॉपिक है अपना वो है क्लोज। क्लोज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर में, आप इसको ठीक से समझने की कोशिश करें। इसकी डेफिनेशन की जब हम बात करें तो अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जो क्लोज है आपका, इसमें आपको जो मेन चीज़ें देखने को मिलेगी वो है आपकी सब्जेक्ट और वर्ब। A clause is a group of words that includes a subject and a verb। इसमें ये शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया। तो किसी भी शब्दों के समूह में जब कर्ता और क्रिया शामिल होते हैं और वो किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन की तरह फंक्शन करता है एक सेंटेंस में, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, तो हम उसको क्लोज बुलाते हैं। एक क्लोज की खास बात यह कि अ क्लोज में फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और इट में बी कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ।
क्लोज की खास बात यह है कि क्लोज किसी सेंटेंस का एक हिस्सा भी हो सकता है, एक पार्ट भी हो सकता है, और कभी कभी क्लोज खुद भी अपने आप में एक सेंटेंस हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें, आई विल बाय सम फ्रूट्स इफ़ आई गो टू मार्केट। इस सेंटेंस में यहाँ पे दो क्लोज हैं, आई विल बाय सम फ्रूट्स, ये एक क्लोज हो गया, और दूसरा क्लोज है इफ़ आई गो टू मार्केट। दोनों में देखो आई इसमें सब्जेक्ट है, आई इसमें सब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, पहले क्लोज में आप देखें आई यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे और बाय जो है वर्ब है। तो हम देखें कि दोनों रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है। शब्दों का समूह है, मीनिंगफुल है, इसमें एक सब्जेक्ट है, कर्ता है, और क्रिया भी है। आई सब्जेक्ट है, बाय क्रिया है, तो ये आपका क्लोज हो गया। और दूसरे क्लोज में हम देखते हैं आई इसमें फिर दोबारा से सब्जेक्ट आ गया और गो जो है क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें दो क्लोज हैं, आई विल बाय सम फ्रूट्स और आई गो टू मार्केट। इफ़ ने इन दोनों को कनेक्ट किया है, इन दोनों को जोड़ा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शब्दों का एक समूह जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होती है वो एक क्लोज होता है। क्लोजेज कम इन 4 टाइप्स। क्लोज के 4 प्रकार होते हैं, जिनके प्रकार को इस तरह से नाम दिया गया, मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज, मुख्य उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर आपका डिपेंडेंट क्लोज जो कि दूसरे पे आश्रित रहता है, आश्रित उपवाक्य इसको कहते हैं, एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज। तीसरा जो प्रकार है क्लोज का वो एडजेक्टिव यानी विशेषण उपवाक्य या रिलेटिव उपवाक्य, और जो चौथा प्रकार का जो क्लोज है वो नाउन क्लोज है। इस तरीके से क्लोज को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादातर लोग क्लोज और फ्रेज की जब बात आती है तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो अब इनको हम एक नेक्स्ट स्लाइड में साइड बाय साइड करके रख करके देखते हैं कि कौन सा क्लोज है और कौन सा फ्रेज है। वैसे आप समझ गए होंगे कि जो शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है वो आपका क्लोज होता है, और शब्दों का समूह जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं वो आपका फ्रेज होता है। अब इसको इस स्लाइड में ठीक से आप समझने की कोशिश करें, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड क्लोज। A clause contrasts with a phrase which does not contain a subject and a verb. क्लोज हमेशा क्लोज की तुलना जो है क्लोज को फ्रेज के साथ देखा जाता है। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है। द डिस्टिंक्शन मतलब भेद या अंतर। द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ क्लोज एंड अ फ्रेज इज क्लियरर व्हेन यू सी देम साइड बाय साइड। क्लोज और फ्रेज में क्या अंतर है ये बात आपको अच्छे से तब समझ में आएगी जब आप इन दोनों को एक साथ साइड बाय साइड रख करके देखेंगे। तो नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसमें आपका क्लोज भी है और उसमें फ्रेज भी है। तो सेंटेंस है, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी सब्जेक्ट है, करता है, वेक्स अप, शी सब्जेक्ट है, वेकअप आपका वर्ब है। सी वेक्स अप इज अ क्लोज, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट भी है और आपकी वर्ब भी है, इसलिए सी वेक्स अप को अगर हम अलग करते हैं तो वो आपका क्लोज है। सी वेक्स अप आपका क्लोज है, और क्योंकि इसमें सी सब्जेक्ट है और वेक्स अप वर्ब है तो ये आपका क्लोज हो गया। क्लोज की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और जो इसमें दूसरा पार्ट है सेंटेंस का वो है अर्ली इन द मॉर्निंग। सी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है सुबह जल्दी उठती है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो भी शब्दों का एक अलग समूह है जिसमें हम देखते हैं कि ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। तो शब्दों का ये जो समूह है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होने की वजह से, और ये एक सेंटेंस का पार्ट है, बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा है, तो ये आपका फ्रेज हो गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि फ्रेज और क्लोज दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपके समझ में आ गया होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सब्जेक्ट और क्लोज के डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं,
और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आगे चल कर के बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आपके जो सेंटेंस के टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, उसमें भी इस क्लोज का और फ्रेज का बड़ा रोल होता है, तो उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस आप सभी लोग जानते हैं सेंटेंस क्या होता है, फिर भी हम इसको यहाँ से एक बार फिर से दोबारा बताने की कोशिश करते हैं। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो एक कंप्लीट मीनिंग अपने को देता है। ईच सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। हर सेंटेंस की एक खास बात होती है कि उसकी शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होती है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से होती है, और उसका अंत जो होता है उसमें हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो, एक स्टेटमेंट है तो, अगर कोई क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम अंत में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और मान लो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन का निशान लगाते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं। अब आप नीचे एग्जाम्पल देखिए, मंजू इज़ प्लेइंग विद द बॉल। मंजू एक बॉल के साथ में, एक डॉल के साथ में, गुड़िया के साथ में खेल रही है। दूसरा सेंटेंस है, इसमें हमने फुल स्टॉप लगाया क्योंकि एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और दूसरा जो सेंटेंस है, आर चिल्ड्रन स्विमिंग, क्या बच्चे तैर रहे हैं। यहाँ पे हमने अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया, इंट्रोगेटिव मार्क लगाया, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, और इसकी शुरुआत आपके कैपिटल लेटर से होती है। मंजू का एम कैपिटल है, आर का ए कैपिटल है, तो इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, और इसके एंड में या तो फुल स्टॉप लगेगा, या फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, तो हम देखते हैं कि सेंटेंस 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया मुख्य तौर पे, लेकिन कुछ ग्रामर्स में इसको 5 प्रकार से भी डिवाइड कर रखा है। फिलहाल हम जो 4 बेसिक इसके टाइप्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो सेंटेंस का टाइप है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सिंपली, जैसे मंजू इज़ प्लेइंग विद द डॉल, यहाँ पे ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करें या उसको कोई आदेश दें, कमांड दें, जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक सेंटेंस जो है वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मे आई कम इन सर, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा टाइप का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें हम प्रश्न पूछते हैं सामने वाले व्यक्ति से, हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। चौथा जो आपका वाक्य है, सेंटेंस है, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें विस्मयबोधक वाक्य इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें हमको कोई आश्चर्य वाली चीज़ या जिसमें बहुत अधिक आनंद या बहुत अधिक दुख का बोध होता है, जानकारी होती है, ऐसे वाक्यों को हम सडन फीलिंग्स जिसके ज़रिए हम बयां करते हैं, तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इस तरीके से 4 प्रकार के सेंटेंस है। कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव करके भी एक सेंटेंस को दिया रहता है, जिसमें क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों उसमें सेंस रहते हैं, तो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसको बोलते हैं। तो सेंटेंस के जब टॉपिक को हम कंप्लीट कवर अप करेंगे सेपरेटली, तब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आप सब ने समय निकाल करके हमारे इस वीडियो को देखा, इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जानने का प्रयास किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय निकाला। अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर सीखने के प्रति सीरियस हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलरली आने वाले वीडियोज़ को देखें, लाइक करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने का भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।